रपट्टे साए हैं, हम सुलगने आए हैं, घर बता के आए हैं, है खलबली। खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हम लोग आखिरी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है न्यूक्लियस। अब आपको मालूम है कि क्या होता है हमारे इन सेशंस में। मैं 2 मिनट आपके चाहूंगा। सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। पिछले 4 दिनों में आपने मेरे साथ जिस पागलपन के साथ, जिस जुनून के साथ पढ़ाई की है, मतलब कई बार क्या होता है कि मेरी खुद की एनर्जी डाउन होने लगती है। मुझे लगता है कि यार इतने सारे लेक्चर्स और उसके ऊपर फिर वापस जाके एक और चीज़ जो है डिलीवर करनी है उतनी हाई एनर्जी में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार कमेंट खोल के देखता हूँ और जिस जिस क्या कहना चाहिए, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, जितना सपोर्ट आपने किया है, जितनी एनर्जी आपने दिखाई है, जो जिस जज्बे के साथ आप लोग काम कर रहे हो ना, मेरा मतलब लगता है कि अब तो कुछ ऐसा कर जाओ कि बिल्कुल मजा आ जाए जीवन में। एनर्जी मेरी खुद की 10 गुना हो जाती है और बस बार बार आ जाता हूं आपके सामने इसी तरह से। और अगले 2 दिन जान लगा देंगे हम लोग। अगले 2 दिन जो है, कल 18 तारीख को और 19 तारीख को है हमारी ग्रैंड मैराथन, ग्रैंड रिवीजन। ठीक है, ग्रैंड रिवीजन। समय बहुत सोचने के बाद, आप सभी के कमेंट्स पढ़ने के बाद 2 ऑप्शंस थे मेरे पास। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर 3 बजे से रखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे सर 5 बजे से ही रखिए। समय मैंने रखा है 5 बजे से। 5 बजे से जब तक भी चल जाए, ठीक है। 18 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 18th की बात कर रहा हूं। 18th का टाइम 5 PM ऑनवर्ड्स रखने का मैं आपको रीजन बताता हूं। वो इसलिए रखा है ताकि आप लोग आज ये न्यूक्लियस का लेक्चर देखने के बाद अभी से लेकर अगले दिन के 5 बजे तक का आपके पास समय है अपने लेवल पे सभी वन शॉट वीडियोस को देखने का। आप सभी वन शॉट वीडियोस निपटा सकते हैं। जो अभी मैंने ये VVIMP क्वेश्चंस करवाए हैं उनको वापस आप एक रिकैप कर सकते हैं क्विकली, ठीक है। 2x स्पीड पे देख सकते हैं वीडियोस को, उनकी नोट्स रिवाइज कर सकते हैं और फिर आप लोग तैयार होंगे इस सबसे बड़े इवेंट के लिए। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, और डेफिनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक हूँ इस चीज़ को लेके, काफ़ी ज़्यादा मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस इवेंट को लेके। तो इसमें आपको किस तरह से आना है, एक सेपरेट नोटबुक जो कि सिर्फ डेडिकेटेडली इस इवेंट के लिए होगी, वो लेके आना है। और साथ में लगे रहना है, अपने साथ पानी, कोकोनट वाटर, जूस वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें रखिए ताकि आपको एक बार भी बीच में से उठ के कहीं नहीं जाना पड़े। आपकी टेबल पे ही सब होना चाहिए। आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल फुल चार्ज होने चाहिए। आज से ही करके रख लो, घर पे बता के रख दो कि एक जीवन का महत्वपूर्ण इवेंट है। क्षितिज सर जो है हमारे साथ खड़े हुए हैं, शाम 5 बजे से लेकर जब तक सेशन खत्म नहीं होगा हम खड़े रहेंगे। और ये पूरा जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, जो भी है 95, 98, 100, जो भी आपका टारगेट है उसको हम लोग अचीव करेंगे। तो ये 18 तारीख की बात हुई। 19 तारीख का जो सेशन है वो हम जल्दी रख लेंगे। हो सकता है हम उसको 1 बजे या 3 बजे रखें, और उसमें मैं सैंपल पेपर्स करवाने वाला हूं और वो कंपैरेटिवली जल्दी भी खत्म हो जाएगा ताकि 19 तारीख की शाम से लेकर अगले दिन तक आप कंप्लीटली फ्री रहें। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। अपना जितना सीखा है उस पर भरोसा रखना है, ठीक है। हमारी मेहनत पे भरोसा रखना है और भगवान पे भरोसा रखना है, क्योंकि मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देता है। और बस आप देखो फिर चीजें कितनी स्मूथली होती जाएंगी, ठीक है। हमारी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है ही तहे दिल से, ठीक है। कौन रोकेगा आपको, देखते हैं, बहुत आगे जाओगे जीवन में। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, बिना समय बर्बाद किए ये सेशन भी हम लोग खत्म करते हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं न्यूक्लियस की। पहला सवाल आपके सामने है ये, 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 1:8। What is the ratio of their nuclear radii? अब सर इसके रिलेटेड आपने एक लॉ बताया था, आपने बातें बताई थी न्यूक्लियर रेडियस और उसके साइज की। क्या बात बताई थी? बात कुछ ऐसी थी कि जो R होता है किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है A⁻⁴ के। अच्छा, याद आ गया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वाओ। तो R1 अपॉन R2 को A1 अपॉन A2
टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो क्या आता है बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आ जाता है जिसको आप लिखते हैं R0। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग वैल्यूज उठा के रख देंगे। A1:A2 का रेशियो देके रखा है 1:8, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा R1:R2 का 1:2। एक बेहद आसान सा रिकैप क्वेश्चन आपके सामने था और इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है 2009 में। तो आइए सवाल को, बातों को बढ़ाते हैं आगे। टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 1:2। अच्छी बात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी? अब देखो आपको उलझा दिया है इसने। ठीक है, कई बच्चे कुछ कैलकुलेट करने का सोच रहे होंगे। कितने लोग सोच रहे हैं कि इसमें कुछ कैलकुलेट करना है? सोच रहे थे? गलत सोच रहे थे। अब देखो, टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर A1:A2 आपको देके रखा हुआ है कितना? ये देके रखा हुआ है 1:2। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात है। डेंसिटी की बात करनी है। डेंसिटी होती है मास, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा 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 अच्छा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जब हम लोग करते हैं तो हमको ये मालूम है कि टोटल मास कितना होता है। मास होता है m टाइम्स ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। और जब मैं r क्यूब करता हूं, जब मैं r क्यूब करता हूं तो वहां पे सुन लेना ध्यान से, जब मैं r क्यूब करता हूं तो आपने अभी अभी सीखा r इक्वल टू R0 की पावर, R0 इंटू A टू दी पावर 1/3। तो नीचे एक ही टर्म जनरेट हो जाएगी, मतलब पूरा एक्सप्रेशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ A हो जाएगा। A पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी जो है उसके मास नंबर पे डिपेंड नहीं करने वाली है। तो दोनों के ही लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहने वाली है। छोटा न्यूक्लियस हो, बड़ा न्यूक्लियस हो, डेंसिटीज बराबर होने वाली हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। मालूम है नाम को? ये सीखा था हम लोगों ने, बिल्कुल सीखा था। तो चलो बातों को बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या कहता है ये सवाल? Why is nuclear density same for all nucleus? अरे यार, अब ये तो वही बात आ गई कि डेंसिटी सेम क्यों है सर? डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ऊपर एक ही टर्म इन्वॉल्व है, वॉल्यूम में 4/3 पाई r क्यूब। r को आपने लिख दिया R0 क्यूब इंटू a की पावर 1/3 का क्यूब ना, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी a आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट है। कौन सी बड़ी बात है। चलो, तेज रफ्तार में, हाई स्पीड, हाई एनर्जी, हाई फोकस, हाई वर्ड भूल गया, छोड़ो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है, टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 2:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू? अरे भगवान, कितने सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे। ये 1:1, खत्म खेल। चलो बात में बढ़ाएं आगे। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात चल रही है। ये लो, ये कितना आ गया? न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। Assuming the nuclei to be spherical in shape, how does the surface area of nucleus of mass number A1 compare with that of nuclei of mass number A2? अब ये बात कर रहा है सरफेस एरिया की। आपको मालूम है कि सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो वो होता है 4πr²। और सर जो r होता है वो होता है R0 a टू दी पावर 1/3, R0 a टू दी पावर 1/3, R0 a टू दी पावर 1/3। ओके, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मजा आ गया सुन के। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे सरफेस एरियाज की बात की जा रही है। सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2 इज 4πr²। अगर आप r² करेंगे, अगर आप r² करेंगे तो ये R0² इंटू a टू दी पावर 2/3 बन गया। और आपसे क्या बोल रहा है? ये सिंपली आपसे ये बोल रहा है कि आप कंपेयर कर लो इनके सरफेस एरियाज से ए को, तो खत्म खेल। ये बन गया R0 कैंसिल, A1 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय A2 की पावर 2/3। ठीक है, S1:S2 बन गया। A1 की पावर 2/3 अपॉन A2 की पावर 2/3, यानी A1/A2 की पावर 2/3। ये है आपका आंसर। ठीक है ना, आसान सी तो बात थी, कौन सी बड़ी बात है। ठीक, रीड करो सवाल क्या कह रहा है। The question says that group the following 6 nuclides into 3 pair of isotopes, isobars। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आइसोटोप की है ना, तो इसमें से कौन से दिख रहे हैं आपको आइसोटोप्स?
आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी टोपियां अलग अलग होती हैं, है ना। समझने का तरीका बताया था आपको, एक रफली आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो टोपियां अलग अलग, बेस सेम सेम, तो ये मिल गए हमको आइसोटोप 6C12 6C14। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर बात की जाए आइसोबार्स की, ठीक है, तो आइसोबार्स बता दो इनमें से कौन से बन जाएंगे। आइसोबार आपको दिख रहे हैं ये दोनों, एक और ये दो, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया 2He3 और 1H3, खत्म खेल। अब आपको बात करनी है आइसोटोन्स की, ठीक है। तो आइसोटोन के लिए क्या खेल होते हैं, आइसोटोन के लिए खेल ये होता है कि a माइनस जेड सेम होना चाहिए, a माइनस जेड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसमें देखो 198 माइनस 80 कितना बना, 198 माइनस 80 बन गया 78, 78 बना ना, 19 में से 8 गए, सॉरी 118 बना, कितना बना, ये 118, ठीक है। और इधर देखो ये गया 17 में से 9 गए, 8 बचे, और यहाँ पे 18 में से 7 गए, 18 में से 7 गए, 11 बचे, 118, ठीक है। दोनों के लिए सेम आ रहे हैं, किन किन के लिए सेम आ रहे हैं, 80HG198 और 79AU197, इन दोनों के लिए सेम आ रहे हैं। तो ये आपने लिख दिया पेयर ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। आइसोटोप के लिए सेम जेड, ए अलग, और याद रखने का तरीका टोपी अलग, आइसोटोप के लिए बेस सेम, ठीक है। आइसोबार्स ए सेम जेड अलग, और इसके लिए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी ए माइनस जेड इक्वल्स टू सेम। तो ये हैं आपके सामने आंसर। तो तेज रफ्तार में बढ़ा देते हैं बातों को आगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, विच प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब भाई साहब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। पहली बात तो कि चार्जेस होने चाहिए, सुन लेना बात ध्यान से, इलेक्ट्रो और ये न्यूक्लियर। अच्छा, तो ये दो चार्जेस के बीच में लगता है Q1 Q2 जो कि किसी R सेपरेशन पे है, और ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अच्छी बात है। अब ये जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर में, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि हम न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, मतलब चार्ज हो या ना हो उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात कि ये सिर्फ लिख रहा था मैं ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव होता है नेचर में, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है ये नेचर में। इसके अलावा हम बात करें तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंजिंग होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही कई बार यहां से वहां तक जाने में खत्म हो जाता है ये फोर्स, ये होता है शॉर्ट रेंजिंग, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट रेंजिंग। तो हम लोग क्या क्या पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स की अगर चर्चा की जाए तो, न्यूक्लियस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर हेल्ड अलॉन्ग विद द न्यूट्रॉन्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, द कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स, ठीक है, द कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स, मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लग रहा है, लेकिन फिर भी वो टिके क्यों हुए हैं, क्योंकि वहां पे एक दूसरा फोर्स है कहानी में जो कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नलीफाई करता है, तो हमने ये कह दिया कि साहब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी बात, बहुत ही स्मॉल स्पेस में लगता है, ठीक है। तीसरी बात हम ये कहेंगे कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाने में ही उसकी वैल्यू कई बार खत्म हो जाती है, फर्मी के लेवल की इसकी रेंज होती है, तो बहुत ही शॉर्ट रेंजिंग फोर्स है, क्लियरली बोल रहा हूं, शॉर्ट रेंजिंग फोर्स है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को नलीफाई कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो चलिए अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक फोर्स
और न्यूक्लियर फोर्स इसके कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, इसमें चार्ज पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, काफी दूर से भी लगता है दो चार्जेस के बीच में। इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। कितना शॉर्ट रेंज फोर्स है? फर्मी के ऑर्डर का है ये, मतलब कि फर्मी 10⁻⁻15 के टर्म्स में जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसी में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एक न्यूक्लियस में आप बात करो कि कई सारे प्रोटॉन्स हैं, तो उस न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसने इतना रीजन सेट कर लिया, अब ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है इस रीजन में, इतने से रीजन में, तो इसके और इसके बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह में डिस्टेंस के साथ वो खत्म हो सकता है, वैनिश हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट रेंजिंग फोर्स है। इट्स अ सेंट्रल फोर्स, मतलब आपको बताया मैंने, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। दो चार्जेस आपने रखे हैं Q1 Q2, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है R, तो जो फोर्स होगा वो बन जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है और दो चार्जेस के सेंटर टू सेंटर के बीच में लगता है ये। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ना ये सेंट्रल फोर्स है और ना ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, ना ये सेंट्रल फोर्स है, ना ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। चलो बातें बढ़ाते आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है ये। क्वेश्चन सेज दैट द मास of the nucleus is less than the sum of the mass of the nucleons forming it. Why? अब इसका रीजन है मास डिफेक्ट। इसका रीजन है, यहां से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है मास डिफेक्ट का। सर क्या होता है मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट? सुनना जरा ध्यान से। मास डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करो तो हमें यह मालूम है कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 1 2 3 प्रोटॉन्स हैं और उस ही न्यूक्लियस में 1 2 3 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर मैं इंडिविजुअली न्यूट्रॉन्स और इंडिविजुअली प्रोटॉन्स के वजन को लूं, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स और इंडिविजुअल प्रोटॉन्स को वेट करूं, ठीक है, तो इसको मैंने कह दिया कुछ थ्योरेटिकल मास, MT, थ्योरेटिकल मास। और अगर मैं पूरे न्यूक्लियस के मास को कंपेयर करूं, इसको मैंने कह दिया एक्चुअल मास। ठीक है, थ्योरेटिकल मास और एक्चुअल मास, या तो प्रैक्टिकल मास, रियलिस्टिक में कितना मास है ये। तो हमने ये पाया कि इन दोनों में डिफरेंस है। अब कौन ज्यादा होना चाहिए समझना। आप बात कर रहे हो ये 3 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन जो कि मिलके बन रहे हैं एक न्यूक्लियस, ठीक है। कैसे डिनोट कर देंगे इसको हम लोग? 3x6, इजंट इट, मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इस सिस्टम में सवाल ये उठता है कि ये 3 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन आखिर जुड़ के एक सिस्टम बने क्यों? कोई भी चीज कब होती है, किस लिए होती है कोई भी प्रक्रिया? इसको मैं छोड़ूंगा ही नीचे, क्यों जाएगा? स्टेबिलिटी के लिए। अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, थोड़ी देर बाद मैं थक जाऊंगा, मैं बैठना चाहूंगा, लेटना चाहूंगा, क्यों? मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाह रहा हूं। किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी, क्यों आएगी? हर चीज संसार में स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। एक उम्र के बाद आपको बोल देंगे कि बेटा आप शादी कर लो, ठीक है, स्टेबल हो जाओ, सेट हो जाओ, तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, कुंवारे लोगों को देखो कितने हाईली एनर्जेटिक होते हैं, शादीशुदा लोगों को देखो एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे अगर ये सिस्टम हो रहा है, अगर ये रिएक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली पक्की बात ये है कि यहां से वहां जाते समय सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और सिस्टम स्टेबल हो रहा है। सिस्टम स्टेबल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे जो एनर्जी रिड्यूस हुई है, एनर्जी जो लॉस हुई है, वो एनर्जी कहां गई? एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मास, और इसे ही को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। कितनी एनर्जी लॉस होती है? एनर्जी लॉस होती है डेल्टा m टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने समझा दिया है। अब आइए इस बात को हम लिख दें, लिखने भर की देरी है। हमने ये कहा कि भाई साहब जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 यानी फर्मी के टर्म्स में है, फर्मी के ऑर्डर का होता है, बिल्कुल इतना छोटा होता है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैव टू कलेक्ट इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। इतने सारे न्यूट्रॉन्स, इतने सारे प्रोटॉन भर भर के बिल्कुल जरा सी स्पेस में आपको लगाने हैं।
द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस दैट इज टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर कम्स एट द कॉस्ट ऑफ देयर मासेस। अभी एनर्जी कहां से आती है? ये सिस्टम का मास रिड्यूस होता है, ठीक है। डेल्टा एम जिसको आपने कहा ना मास डिफेक्ट, वो डिफरेंस है थ्योरेटिकल मास और प्रैक्टिकल मास का, या तो एक्चुअल मास का जो न्यूक्लियस का मास है, ठीक है। तो ये मास रिड्यूस हुआ कहानी में, और मास रिड्यूस हुआ तो वहां से आपको मिली एनर्जी। कितनी एनर्जी मिली? डेल्टा एम टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, इतनी एनर्जी आपको कहानी में मिल गई। तो ये हमने कह दिया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो अब बातों को बढ़ा देते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। The next question coming in front of you is this. So read the question. क्या कहता है ये? For a given nuclear reaction, the binding energy per nucleon of the product nuclei is more than the original binding energy, original nuclei, that is this nuclear reaction exothermic और एंडोथर्मिक? एक बार सवाल फिर से पढ़ लो, क्या बोल रहा है ये कि एक गिवन रिएक्शन के लिए बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की, है ना, कम है बाइंडिंग एनर्जी जो है रिएक्टेंट से, मतलब कि एनर्जी जो है सिचुएशन में लॉस्ट हुई है। मतलब आपके पास ये रिएक्टेंट है ए और यहां से बन रहा है प्रोडक्ट बी, तो आप बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, है ना, पर न्यूक्लियॉन ऑफ ए is क्या बोल रहा है ये? इन अ गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, ठीक। तो दिस इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 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 बी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा है भाई साहब? आपने बोला कि बी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब बी को तोड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बी ज्यादा स्टेबल है, बी ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये लेस स्टेबल है, और वो स्टेबिलिटी कैसे मिली होगी? वो स्टेबिलिटी मिली होगी इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लॉस, कुछ एनर्जी हुई है लॉस्ट कहानी में, सिचुएशन में कुछ एनर्जी लॉस हुई है, ठीक है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हुई है? वो एनर्जी जो लॉस्ट हुई है ना, बस खत्म बात, वो मास के फॉर्म में लॉस हुई है। और एनर्जी अगर गई है सिस्टम से बाहर गई है तो आप क्या बोलेंगे? किस प्रकार की रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खेल खत्म, ठीक है। दिस इज सिंपली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। पढ़ो यार, एक घूंट पानी पी लूं, तुम भी पी लो, पीते रहना चाहिए पानी, है ना। जल्दी निपटाएंगे सेशन आज अपना, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ताकि आप लोग रिवाइज कर लो, कल के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल शांति से सोना प्रॉपरली, ठीक है, वरना लेक्चर जो कल का दिन है वो उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। प्रॉपरली सो के आना, ठीक। मैं भी कोशिश करूँगा कि कम से कम 5 घंटे तो सोऊं, 5-6 घंटे, ताकि अच्छे से पढ़ा सकूँ। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि फॉर न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट फ्यूज, 4 न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस इफ द प्रोसेस इज accompanied by release in energy, अच्छी बात है। which of the two the parent or the daughter nuclei would have high binding energy per nucleon? पिछले सवाल को सीबीएसई ने 2018 में घुमा के पूछ लिया, डायरेक्ट ना पूछ के इसने घुमा के पूछ लिया। अब वही बात है कि रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, और क्लियरली आपको बोल के रखा है कि इसमें रिलीज ऑफ एनर्जी है, और अगर रिलीज ऑफ एनर्जी है तो जो प्रक्रिया है वो है एक्सोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा ई लॉस्ट हुई है, एनर्जी निकली है कहानी में, एनर्जी आपको मिली है प्रोसेस में, तो जो बी है वो ज्यादा स्टेबल है, जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं। प्रोडक्ट आर मोर, PRODUCT, प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल हैं प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो हम क्या कह सकते हैं कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब प्रोडक्ट, डॉटर न्यूक्लियाई यानी प्रोडक्ट। ये डॉटर और पेरेंट में समझ में आता है तुमको, ये है बाप और यहां पे बन गए बेटे बेटी, ठीक है।
न्यूक्लियाई, पेरेंट डॉटर, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है, पेरेंट डॉटर ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो जो प्रोडक्ट बना है डॉटर न्यूक्लियाई, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आई होप कि एक एक पॉइंट बात जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या कहता है सवाल? द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। द लेटर्स ए बी सी डी ई रिप्रेजेंट द पोजीशंस ऑफ टिपिकल न्यूक्लियाई ऑन द कर्व। पॉइंट आउट गिविंग रीजंस the two processes in terms of ABCDE, one of which can occur due to nuclear fission and the other due to nuclear fusion। अब देखो बात समझना, आपको क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि ये जो है ना, ये ABCDE इनमें से आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है कि, यहां तो दिखता नहीं, इसी में पढ़ना पड़ेगा। वो बोलना चाह रहा है कि point out giving reasons the two process in terms of ABCDE, अच्छी बात है ना, one of which that occurs due to nuclear fission and the other that occurs due to nuclear fusion। अब आप मुझको एक बात बताइए कि न्यूक्लियर फिजन जो है, फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब कुछ ऐसा होता है, अगर हम लोग फिजन की बात करें, तो सर फिजन का मतलब ऐसा होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। और सर फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब होता है कि दो छोटे छोटे स्मॉल, ओके, टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई। अब इन दोनों प्रोसेसेस में अंतर क्या है? एक बड़ा छोटे में ब्रेक हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, ड्यू टू इट्स ओन इंस्टेबिलिटी। उसका जो साइज है वो इतना ज्यादा है कि उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं और वो ब्रेक डाउन हो गया। फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियाई को आपको फ्यूज करना है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है ये करवाने के लिए। तो अब आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इज लेस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई वो कम है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए जो होगी, वो डेफिनेटली कम है। बी से दिख रहा है, वो तो हमको नई बात क्या है इसमें, दिख रहा है ना आंखों के सामने, वो तो सामने तो दिख रहा है, कौन सी नई बात है? तो क्या, तो when two lighter nuclei say A combine to form nucleus B, then the energy will be released। क्यों रिलीज होगी? जस्ट अ सेकेंड, चला गया आंख में, एक सेकेंड है ना। या क्यों रिलीज होगी एनर्जी? क्यों रिलीज होगी? एनर्जी इसलिए रिलीज होगी क्योंकि आपने बोला कि बाइंडिंग एनर्जी बी की जो है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी। तो बी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी की लेस है, बी की ज्यादा है। अब अगर सीधी बात है कि ए और बी मिल रहे हैं, ए मिल रहा है बी बनाने के लिए, ठीक है, टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ ए, ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस बी, देन एनर्जी इज रिलीज्ड। क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ी है, एनर्जी रिलीज होगी तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी तो जो प्रोडक्ट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? तो हमने यहां पे से क्या कह दिया, हमने यहां से ऐसा बोला कि लोअर मास नंबर न्यूक्लियाई व्हेन फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्टेबल, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हाई। ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा था? पहला पार्ट हमने समझा। अब यहां पे आप देखो, व्हेन न्यूक्लियाई ई ब्रेक्स अप इनटू टू न्यूक्लियाई। अब ई कहां है? ई यहां है। ई के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें या उसके साइज की बात करें तो दोनों ही काफी ज्यादा हैं, अच्छी बात है। तो हमने ये बोला
कि जब ये ब्रेकअप होगा दो न्यूक्लियाई ऑफ कंपैरेबल बाइंडिंग एनर्जीज, हैवी ब्रेकअप हुआ, दो न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी आपस में कंपैरेबल है, सो द प्रोडक्ट विल लाई इन बिटवीन C एंड D। तो इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू लाई बिटवीन समवेयर बिटवीन C एंड D, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियस, दस द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। इसलिए एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अच्छी बात है। तो आपने इस सवाल में क्या बता दिया, आपसे पूछा गया था ABCDE में से आपको डेपिक्ट करना है, पॉइंट आउट गिविंग रीजन द टू प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ ABCDE, वन ऑफ विच कैन अकर ड्यू टू फिजन एंड द अदर ड्यू टू फ्यूजन, ठीक है। तो आपने बता दिया फिजन किन किन का हो सकता है, दो लाइटर मिलके एक हैवियर बना दें, तो ये A और B के लिए आपने बता दिया, A और B के लिए आपने बता दिया क्या, फ्यूजन, और इसके लिए आपने बता दिया फिजन, ठीक है। तो यहां पे आपने बात कर दी पहले A और B की, ठीक है। सो दे कैन फ्यूज, और दूसरी बात में आपने बता दिया फिजन, ठीक है। तो फ्यूजन और फिजन आपके सामने है। अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल फिर से इसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड, आंख में न जाने क्या हो गया यार, क्या चला गया। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है, क्या कह रहा है सवाल, सपोज वी थिंक ऑफ फिजन ऑफ Fe26 Fe56 न्यूक्लियस into two equal fragments 13Al28 is the fission energetically possible। अब आपको क्या पता करना है कि क्या ये फिजन पॉसिबल है। तो मतलब पूरी चर्चा कहां पे आके रुक गई, पूरी चर्चा आके रुक गई Q वैल्यू पे। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि Q वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव हो रही है, मतलब रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगी या नहीं। इंफॉर्मेशंस क्या क्या देके रखी हुई हैं, इंफॉर्मेशन आपको देके रखी हुई है फिजन ऑफ 26 Fe56। चलो बहुत बढ़िया। ये ब्रेकडाउन हो रहा है टू इक्वल फ्रैगमेंट्स में, ये ब्रेकडाउन कर रहा है किसमें, टू इक्वल फ्रैगमेंट्स में, किस किस के, 13Al28, ठीक है, 13Al28। आपको एनर्जेटिकली चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो आइए चेक करते हैं। क्या करेंगे हम लोग करेंगे कुछ ऐसा कि E इक्वल्स डेल्टा M टाइम्स ऑफ C स्क्वायर। तो आइए डेल्टा M कैलकुलेट करते हैं। आपको इनिशियल मास, आपको फाइनल मास दोनों ही देके रखा हुआ है, तो कैलकुलेट कीजिए जरा। 55.93494 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 27.98191 कितना होता है ये निकालिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे मास डिफेक्ट को, ठीक है, ये मास डिफेक्ट आपको कैलकुलेट करेंगे जो मैंने लिखा, तो आपके पास आएगा मास डिफेक्ट इन AMU, आपके पास आएगा डेल्टा M इन AMU। अब यहां से आप डायरेक्टली एनर्जी तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें 931 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप ये कैलकुलेट कीजिए, ये आने वाला है नेगेटिव। अब अगर Q वैल्यू नेगेटिव हो रही है, अगर Q वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये रिएक्शन फिजन की पॉसिबल होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। Q वैल्यू नेगेटिव आ गई, सो द फिजन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एनर्जेटिकली, ये एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी रिएक्शन, इतनी सी बात है। तो चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर एंड हियर वी गो। Next question coming in front of you is this. Read the question what it says. A given coin has a mass of 3 gram. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume that a coin is entirely made up of 29 Cu63, हाँ कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, 29 Cu63, सही बात है। और आपको जो है मास इसका देके रखा हुआ है, तो क्या किया जाए, सबसे पहले जो है हम लोग इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लें। आपको बोल के रखा है 3 ग्राम का कॉइन है, चलो ठीक है। आपको ये मालूम है
कि 62.9296 U इतने में कितने एटम्स होते हैं, इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इतने में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है ना, Na होता है। तो क्या यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि यूनिट मास में कितने एटम्स, Na डिवाइडेड बाय 62.92, बिल्कुल सही जवाब। तो 3 ग्राम में कितने, 3 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स बन गए, 3 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स बन गए Na इंटू 3 डिवाइडेड बाय 62.92, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके रखिए हम लोगों ने यहाँ पे, कितनी आ जाएगी ये, Na होता है, ठीक है। Na की वैल्यू आपको याद होगी 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 63, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 63, इसको हम लोगों ने ले लिया 63 फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन, ओके। तो यहां पे से आपने निकाल दिए नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम कॉइन, यहां पे से आपने निकाल दिए नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम कॉइन। अब आपको कैलकुलेट करना है एक एटम का मास डिफेक्ट, आपको कैलकुलेट करना है एक एटम का मास डिफेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सबसे पहले देखिए मास डिफेक्ट ऑफ ईच एटम। आप मुझको ये बताओ कि इस कॉपर को 63 को क्या दिया हुआ है स्ट्रक्चर इसका, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स आपने लिख दिया 29 और 63 माइनस 29 कर दो, कितना होता है ये होता है 13 में से 9 गए तो 4 बचे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, ठीक है, 29 और 34, ठीक है, 29 एंड 34 आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या यहां से हम लोग थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, z टाइम्स ऑफ, ठीक है, यानी 29 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 34 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ जाएगा आपके पास थ्योरेटिकल मास। और एक्चुअल मास आपको देके रखा हुआ है, मास एक्चुअल जो है वो आपको देके रखा है, एक्चुअल मास आपको देके रखा हुआ है 62.9296 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस आपने जैसे ही लिया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया डेल्टा एम, आपको मिल गया डेल्टा एम, यहां से आपको मिल गया डेल्टा एम, कितना मिल गया डेल्टा एम, डेल्टा एम आपको मिल गया 0.5922 U, 0.5922 U। आप इसमें 931 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसमें 931 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 1 एटम। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, एक एटम की बात की हम लोगों ने, ये है मास डिफेक्ट ऑफ 1 एटम, ये है, कहां घुमा दिया मैंने, ऊपर क्यों चले गया भाई, नीचे थोड़ा, नीचे 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 नीचे, ठीक है। ये है मास डिफेक्ट फॉर 1 एटम। आपके पास कितने एटम्स हैं कुल मिला के, आपके पास कुल मिला के इतने एटम्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल मास डिफेक्ट आएगा, इंटू 931 करोगे टोटल एनर्जी आएगी। तो ये आपके सामने आ गया टोटल मास डिफेक्ट, ये आपके सामने आ गया टोटल मास डिफेक्ट, और यहां से आपको मिल जाएगा 931 मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी जो कि है 1.58 इंटू 10 टू दी पावर 25 MeV। इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं आ सकता, कि कुछ भी एग्जाम हो जाए ना आपका, इससे टफ सवाल नहीं आएगा। मान के चलो कि ये एक बढ़िया सवाल है, NCERT का ही है, इस पे मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट। अगर ये सवाल आपने कायदे से कर लिया, कैसा भी सवाल आए आराम से आपसे बनेंगे, ठीक है। तो ये पूरी बातें जो समझाई हैं, एक बार फिर से कुछ प्रॉब्लम हो तो रिकैप करके देख लेना, काम की बातें हैं, बातों को बढ़ाएंगे अब हम लोग तेज रफ्तार में आगे। तो अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या सवाल कहता है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ वर्सेस मास नंबर कर्व इज एज शोन, ZSA ZLWAL, क्या लिखा हुआ है, अच्छा Z1 लिखा हुआ है, एक तो इसमें पढ़ाई भी नहीं आ रहा है, यहीं से पढ़ें थोड़ा, ZSA Z1WAL A1 होगा ये, ठीक है, Z2X A2 Z3X A3, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। आर 4 न्यूक्लिया इंडिकेटेड ऑन द कर्व बेस्ड ऑन द ग्राफ अरेंज X W S in the increasing order of their stability
राइट द रिलेशन बिटवीन द रेलिवेंट ए एंड जेड वैल्यूज फॉर द रिएक्शन, ठीक है। एस कन्वर्टिंग इनटू एक्स प्लस डब्ल्यू। अब सीधी सी बात है, आप कंपेयर कर लीजिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाई, उसके लिए सीधी सी बात है स्टेबिलिटी कैसी होगी, हाई होगी, ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस ग्राफ को आप कंपेयर करें तो यहां बैठे हैं भाई साहब वाई, यहां पे एक्स, यहां पे डब्ल्यू, यहां पे एस, तो सिचुएशन में से आप डायरेक्टली क्या बता सकते हैं। अच्छा, ये सैंपल पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, तीसरा पार्ट भी है इसका, तो ये 2018-19 का सवाल है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो कहाँ गया ये, कहाँ गया हाँ ठीक है, ये है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, एस डब्ल्यू एक्स, तो ये रहा आपके सामने एस डब्ल्यू और एक्स। आपको बोला गया था अरेंज एस डब्ल्यू एंड एक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम एस, फिर डब्ल्यू और फिर एक्स। रीजन आपके सामने है, बहुत ही ऑब्वियस सा रीजन है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्स की है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक्स की है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एक्स होगा, मोस्ट स्टेबल एक्स होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे कम एस की है, तो लीस्ट स्टेबल एस होगा। तो ये चर्चा सबसे पहली पॉइंट की आपने लिख दी। दूसरा पॉइंट जो है आपके सामने है, ये क्या कहता है दूसरा पॉइंट, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेलिवेंट ए एंड जेड वैल्यूज फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन एस बराबर एक्स प्लस डब्ल्यू, एस बराबर एक्स प्लस डब्ल्यू। आपने लिखा एस बराबर एक्स प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब आप जरा एक बात पे ध्यान दो, कि एस जो है, एस बराबर एक्स प्लस डब्ल्यू, एस जो है क्या डिनोट किया है आपने, जेड एक्स ए, रिएक्शन में लिख दो, यहां पे एस के लिए मैंने लिख दिया जेड एस ए, ये बन गया क्या, ये बन गया एक्स, एक्स को आपने किससे डिनोट किया है, Z2 एक्स A2, और W को आपने किससे डिनोट किया है, W को आपने डिनोट किया है Z1 W A1। तो खत्म खेल खत्म है। इधर देखो जरा, Z1 Z2 A1 A2, खेल खत्म, ठीक है। Z1 Z2 A1 A2, Z1 Z2 A1 A2, बहुत बढ़िया। तो यहां पे से आपने लिख दिया, आपका रिलेशन क्या आ गया, Z बराबर Z1 प्लस Z2, A बराबर A1 प्लस A2, खत्म खेल। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट ये रहा आपके सामने, पढ़ो जरा। एक्सप्लेन वाई बाइंडिंग एनर्जी फॉर हैवी न्यूक्लियाई इज लो। अरे ये तो सीधी सी बात है कि बाइंडिंग एनर्जी अगर आप हैवी न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फोर्सेस सफिशिएंट नहीं होते हैं न्यूक्लियाई को बाइंड अप करके रखने के लिए। तो अगर आप बहुत हैवी न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो वहां पे जो है कूलम्बियन रिपल्शंस डोमिनेट कर जाते हैं न्यूक्लियर फोर्स पे। सो फॉर हैवियर न्यूक्लियाई द कूलम्बियन रिपल्शन इफेक्ट कैन इंक्रीज कंसिडरेबली एंड the attractive nuclear force would not be able to dominate it. Therefore what we can say that the nuclear force, that the binding energy per nucleon is lesser and the heavier nuclei are unstable, ठीक है। और दूसरी बात मैं क्या बोल रहा था, ये और वाले में क्या कह रहा था ये, अरे क्या कर दिया मैंने ये, हाँ, और वाले में क्या बोल रहा था, हाउ आर प्रोटॉन्स, ये पढ़ लेना तुम लोग, इसका आंसर दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ा रहे हैं बातों को आगे, हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा जो है ज़्यादा समय हमको लग चुका है इसमें। कहाँ गया, सेम क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अगले सवाल पे आओ, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये सवाल, जल्दी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, बाय यूजिंग द प्लॉट फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस द मास नंबर। अब ये बात हम लोग कर चुके हैं डिस्कस पिछले क्वेश्चन में, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको रीड करना शांति से बैठ के, ओके, रीड विथ शांति के साथ बैठ के पढ़ना है आपको। पूरा जवाब मैंने लिखवाया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ भी देके रखा हुआ है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल अगले सवाल में, स्टेट द रीजन why heavy water is generally used as a moderator। अब देखो, आपको बात ये पता होनी चाहिए कि
फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, NEUTRONS, इनको हमें करना होता है स्लो डाउन। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को आप करना चाहते हैं स्लो डाउन, और आप इनको स्लो डाउन कैसे करेंगे? आप इनको स्लो डाउन करेंगे विद द यूज ऑफ मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स, अब मॉडरेटर में आपने यूज किया है हैवी वाटर D2O, क्योंकि उसका मास कंपैरेबल है, उसका मास जो है वो है कंपैरेबल टू द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। Heavy water contains protons and the mass of proton is nearly equal to the mass of neutron. Fast moving neutrons suffer elastic collision with these slow moving neutrons and thus they get reduced. उनकी स्पीड रिड्यूस होती है और इसलिए ये बिहेव करता है एज अ मॉडरेटर। अगला सवाल आपके सामने है, ये तेज तेज रफ्तार में रीड करो जरा सवाल को, क्या बोलता है ये? 4 nuclei of an element undergo fusion to form a heavier nucleus with release of energy, ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द टू, अरे यार वही बात आ गई फिर से, पेरेंट बन रहा है डॉटर, पेरेंट से बन रहा है डॉटर, और अगर एनर्जी हो रही है रिलीज, एनर्जी हो रही है रिलीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डॉटर जो है वो ज्यादा स्टेबल है। और आपसे ये पूछ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा होगी? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है डॉटर की ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लिख दिया हमने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इज मोर देन दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई, सो दी बाइंडिंग एनर्जी इज मोर फॉर दी डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो दी बाइंडिंग एनर्जी इज मोर पर न्यूक्लियन इन डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। ठीक है, चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। अब आपके सामने फॉर्मूला लिस्ट देके रखी है, इसको शांति से पढ़ना आराम से बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल शाम को 5 बजे। 5 बजे होगा प्रचंड मुकाबला, आरंभ है प्रचंड, ठीक है, आखिरी प्रहार है, युद्ध आर पार है। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अच्छी तरह से ध्यान रखो। कायदे से पढ़ने के लिए धन्यवाद, और डटे रहो, लगे रहो। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, टाटा, सी यू।